So, hello students, how are you? Fine. और कैसा चल रहा है फिजिक्स? अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। तो फिजिक्स में अब हम लोग धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं, राइट ना। फिजिक्स में अब हम लोग धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं। कुछ वीडियोस अगर मैं बात करूं वीडियोस 1-2 का, तो ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, क्या फिजिक्स में पढ़ना है, क्या क्वेश्चन होगा, किस टाइप का क्वेश्चन होगा। बट अब हम लोग को समझ में ये चीज आना चाहिए कि अब हम लोग को क्या करना है और अब फिजिक्स में क्या चल रहा है। क्लियर है? तो मैं कहना चाहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ओके, तो कल तक हम लोग क्या देखे, अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं बात कर रहा था कि लास्ट वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का। तो यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग 3 टाइप्स का देखे थे कि यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ कहाँ पे होता है। क्लियर है कि डायमेंशन का यूज हम लोग यूनिट कन्वर्शन के लिए करते थे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है उसका डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग देखे थे हाउ टू चेक whether the given formula is dimensionally correct or not। तो ये भी हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे। बट आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो थर्ड में हम लोग हाउ टू डिजाइन, हाउ टू डेराइव अ फिजिकल फॉर्मूला, हाउ टू डेराइव formula by depending its factor। तो किस तरह से वो फैक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, वो टर्म किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन सारी चीजों को हेल्प लेते हुए हम लोग डिजाइन करेंगे, डेराइव करेंगे एक फॉर्मूला को। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि व्हाट इज होमोजेनिटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी और होमोजेनिटी दैट मीन्स इक्विटी, सिमिलैरिटी, सेम। लास्ट वीडियो में मैं बात किया था कि होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इफ यू आर एडिंग 2 थिंग्स देन दैट 2 थिंग्स मस्ट बी इन सेम यूनिट। इन कहता है अगर आप कोई 2 चीज को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जरूरी होना चाहिए कि वो दोनों जो आप चीजों को ऐड कर रहे हैं, क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। क्लियर ना? जैसे लास्ट वीडियो में भी मैं बोला था ना कि 5 kg प्लस 2 kg ऐसा हो सकता है, 5 kg माइनस 2 kg हो सकता है। केजी को केजी में ऐड कर सकते हैं, केजी को केजी में माइनस कर सकते हैं। बट 5 kg प्लस 2 लीटर ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोले कि खिसक गया क्या हो गया इसे? 5 kg प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 7। व्हाट 7? केजी और किलोमीटर। क्या कहेंगे अगर ऐसा बोल देते 5 kg प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर या 7 kg, तो लोग यही समझेंगे कि इसको बुद्धि से भेंट नहीं है ना, यही चीज सोचेंगे।
ऐसा नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि अगर आप ऐड कर रहे हैं तो दो सेम यूनिट को ऐड कर सकते हैं, दो सेम यूनिट वाले को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है। अब हम कुछ फॉर्मूला डेराइव करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो फॉर्मूला हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं वो डिपेंडेंट होगा, कोई एक टर्म होगा जो इतने सारे चीजों पे डिपेंड होगा। अब वो डिपेंडेंसी से हम लोग फॉर्मूला कैसे डेराइव करेंगे अभी मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है, सो वी हैव रिटेन deriving of formula, that means हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन फर्स्ट मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ सिंपल बॉब, एक सिंपल बॉब का जो टाइम पीरियड है किस पे डिपेंड करता है, तो उस बॉब का मास पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, उसका लेंथ क्या है, कितना लंबाई को लटका हुआ है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। मतलब अगर हम बात करें कि ये टाइम पीरियड, दैट मींस t is directly proportional to m, T is directly proportional to m, T is directly proportional to L, T is directly proportional to G। क्लियर है। अगर हम ऐसा बात करें तो कंबाइन करेंगे इन तीनों इक्वेशन को, कंबाइनिंग these three equation, तो T is proportional to M, L और G। T is proportional to M, L और G। क्लियर है। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि सपोज M का पावर A है, L का पावर B है और G का पावर C है, तो क्या हो जाएगा A B C, ऐसा मान लें। ठीक है। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक नया टर्म आएगा, दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आ गया m टू द पावर a, l टू द पावर b और g टू द पावर c। क्लियर है। यहां से एक इक्वेशन आ गया। अब हम लोग को LHS पार्ट और RHS पार्ट का डायमेंशन लिखना है। टाइम पीरियड, ये टाइम है, तो एक चीज हम यहां पे देख सकते हैं कि टाइम का डायमेंशन क्या होता है, तो टाइम का डायमेंशन t होता है ना, t सेकेंड होता है सेकंड, तो t हो गया इसका डायमेंशन क्या हो गया, t हो गया। तो अगर इसका डायमेंशन t हो गया मतलब कि इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दें, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं MLT में लिखना रहता है ना, तो MLT में लिखना है मतलब कि m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 1, ऐसे लिख दिया। ठीक है। टाइम में अब यहां पे देखिए ये तो कांस्टेंट है MLG, m का क्या होता है, अगर हम बात करें m टू द पावर a, l टू द पावर b और g टू द पावर c। अब ध्यान दें कि क्या है m का पावर क्या है, तो m का पावर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे डायमेंशन हम लोग देख रहे हैं कि m का पावर a, m दैट मींस मास, दैट मींस m का पावर हमने लिख दिया a, l मतलब लेंथ का पावर लिख दिया b, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखें, इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट कर रहा हूं g का, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर दैट मींस l पर सेकेंड स्क्वायर दैट मींस t टू द पावर -2 और इसका पावर कितना
सी, इसका पावर सी लिख दिया मैंने। अब ये दोनों वैल्यू को लेकर के आइए इक्वेशन 4 में, तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, अगर ये इक्वेशन बोलते 5, इसको बोल देते 6, सो पुटिंग 5 एंड 6 इन 4, इक्वेशन 4 में 5 और 6 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, m टू द पावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर -1 इज इक्वल टू, हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो इसके बदले में यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे k लिख दिया मैं कांस्टेंट, ध्यान दें m टू द पावर, m सिंगल है ना, इंटू में सब है, सिंगल है, तो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ m टू द पावर a। अब ध्यान दें l यहाँ पे क्या है, l है l टू द पावर b और l टू द पावर c, तो l टू द पावर b प्लस c होगा क्या, डेफिनेटली होगा, दैट मीन्स ऐसा लिख दूं l टू द पावर b प्लस c। और ध्यान दें टाइम टू द पावर क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस -2c, सो टाइम टू द पावर हम लोग लिखेंगे -2c, क्लियर है। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, मतलब दोनों साइड इक्वेट करना है, तो इक्वेट कैसे करना है, m वाला टर्म को m वाला से, l वाला टर्म को l वाला टर्म से, t वाला टर्म को t वाला टर्म से, पावर इक्वेट करना है फॉर फाइंडिंग a b c। तो हम लोग देखते हैं a इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है ना, a इक्वल टू क्या है 0, सो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, a इक्वल टू 0, बोला ना a इक्वल टू 0, b प्लस c इक्वल टू 0 है, l का पावर क्या है b प्लस c, यहाँ पे l का पावर है 0, हम लोग बोल सकते हैं b प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए -2c इक्वल टू -1 है ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, -1 थोड़ी है, -1 नहीं है, -1 में t है, सॉरी पावर -1 नहीं है, पावर +1 है, चलिए तो माइनस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं -2c इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू क्या है -1/2 होगा ना, -2c इक्वल टू 1, -2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू -1/2, अगर c का वैल्यू -1/2 है तो b का वैल्यू कितना है, तो आप इसको यहां पर लेकर के आइए, तो b का वैल्यू मिल जाएगा +1/2, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू +1/2, c का वैल्यू -1/2। अब इन सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे ला करके पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, तो ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा t इज इक्वल टू k m टू द पावर a, मतलब a का मतलब क्या है 0, मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर b मतलब हाफ, ठीक है, और g टू द पावर c, g टू द पावर -हाफ। अब m टू द पावर 0 दैट मींस 1, सो t इज इक्वल टू k, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब इसको ध्यान रखिए l टू द पावर 1/2, माइनस है पावर तो इसको बाई में लिख लेते हैं, g टू द पावर 1/2, ठीक है। अब पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है, दैट मींस t k √L/g, ठीक है। और k एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है, क्योंकि टाइम पीरियड में पेंडुलम जब मूव करता है उसका एक फिक्स वैल्यू होता है, इसका वैल्यू है t इज इक्वल टू 2π√L/g। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। समझ गए इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी कैसे कैसे हम इक्वेट कर रहे हैं। आप इस चीज को समझने के लिए वीडियो को एकदम पॉज करके आराम से एक एक चीज को आप समझे, देखें, हर एक चीज यहाँ पे सिंपल वे में मैं बताने की कोशिश किया हूँ। आप इसको लिख सकते हैं, कॉपी पे जल्दी से लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नोट करें।
So now we have written another question. A body of mass m moves in a circular path of radius r with velocity v. Find the expression for the centripetal force F acting on the body. कोई एक बॉडी है, ठीक है, और एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो जब उस सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रहा हो तो उसका रेडियस है r, ठीक है, उसमें कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है अगर वो बॉडी भी स्पीड से भी वेलोसिटी से चल रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा है बॉडी द्वारा तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो लेट फोर्स डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट मास ऑफ द बॉडी एम पे डिपेंड कर रहा है, सेकेंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर पे डिपेंड कर रहा है, थर्ड वेलोसिटी v, ठीक है। तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m to the power a, F is directly proportional to r to the power b, F is directly proportional to v to the power c, ऐसा लिख सकते हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि F is proportional to m to the power a, r to the power b, v to the power c। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो तो यहाँ पे देखो क्या होगा, k m to the power a, r to the power b, v to the power c, इक्वेशन 4 क्लियर है। अब ये फोर्स यहां से देखते हैं क्या है, फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन, तो F फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml t to the power -2, याद रखना है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t to the power -2। अब इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आरएसएस पार्ट में m r v, तो यहाँ पे देखते हैं m to the power a, r to the power b, v to the power c, इसका डायमेंशन लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। m मतलब मास, मास का पावर बोल दिया मैं a, r मतलब रेडियस है ना, तो रेडियस को कैसे मेजर करते हैं, रेडियस भी एक लेंथ होता है ना, लेंथ है रेडियस है तो लेंथ l to the power b, v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या होता है, l t -1 होता है ना, l t -1 to the power c, इक्वेशन 6। अब वो 5 और 6 को 4 में ला करके रखते हैं तो देखेंगे क्या हो जाएगा, m अलग अलग इसको लिख सकते हैं हम लोग, m to the power 1, l to the power 1, t to the power -2, ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिया मैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या, इसके जगह पे कितना लिखेंगे, तो m to the power a, l to the power, ऐसे एक चीज और यहाँ पे l to the power b और l to the power c, ध्यान दें पावर c तो दोनों के लिए है ना, l to the power b और l to the power c, तो हम लिख सकते हैं l to the power b plus c, l to the power b, l to the power c, l to the power b plus c, और t to the power हम लोग लिख सकते हैं माइनस c, -1 into c, t to the power -c, क्लियर है। अप्लाई करेंगे इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कहता है कि A इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब क्या कहता है,
b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है ना, n का पावर 1 n का पावर b प्लस सी, और माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी इज इक्वल टू माइनस। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ये माइनस दोनों साइड से कट गए तो हो गए, c का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आएगा, तो c का वैल्यू वापस आप इसमें रखेंगे तो c का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 राइट से जाएगा माइनस, दैट मींस b का वैल्यू -1। क्लियर है? तो a b c का वैल्यू मिल गया, वापस आते हैं इक्वेशन 4 में। 10 इक्वेशन 4 बिकम्स, तो इक्वेशन 4 कैसा दिखेगा, देखिए यहाँ पे f इज इक्वल टू k m टू द पावर a, दैट मींस m ही रह जाएगा, पावर 1 है, r टू द पावर b, r टू द पावर b मतलब कितना -1, v टू द पावर c, v टू द पावर c मतलब कितना 2, दैट मींस v टू द पावर 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर -1 है, इसलिए हो गया नीचे r। So this is the final expression for centripetal force F acting on the body which is moving in a circular path। समझ में आ गया? इस तरह से आप इसको नोट कर ले जल्दी से, वीडियो को पॉज कर नोट करना है। ओके, एक चीज यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट है, तो एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ के इज फाइंड टू बी 2 पाई mv स्क्वायर बाय r। तो कहीं कहीं पे ये वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू 2 पाई दिया हुआ है, ऐसा कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। सो वन मोर क्वेश्चन वी हैव रिटन, the force F acting on the body depends on mass and acceleration। तो F जो है डिपेंड कर रहा है, F डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे। तो हम लोग बोल सकते हैं F प्रोपोर्शनल K m a। अब यहाँ से K कांस्टेंट है, सॉरी, तो ये m a हो गया, तो F इज इक्वल टू K m a, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग को डायमेंशनल इसको बताना है कि करेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ F का डायमेंशन कितना, m l t माइनस 2 होता है क्या, m a का डायमेंशन लिखेंगे, m फॉर मास, चलिए यहाँ पर पावर a है, यूज किए हैं ऑलरेडी a, इसके पावर k नहीं, हम लोग पावर x दे देते हैं या y देते हैं, x y, तो m टू द पावर x मतलब a मतलब मास है, मास का पावर हमने दे दिया x। एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है उसका l t टू द पावर -2 टू द पावर y। अब इस चीज को हम लोग ये दोनों को लेकर के आएंगे क्वेश्चन 3 में। चलिए 4 है, ये 5 है, तो 4 5 को क्वेश्चन 3 में लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट में m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 इज इक्वल टू m टू द पावर x l टू द पावर y दोनों की पावर है ना, तो l टू द पावर y एंड t टू द पावर -2y बोल सकते हैं क्या, -2 इंटू y -2y। क्लियर है? अब यहां से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि आप सेम वाले टर्म को पावर को इक्वेट कीजिए, तो x इज इक्वल टू 1 क्योंकि m का पावर क्या है, तो यहां से x इज इक्वल टू 1 हो गया। चलिए आते हैं l में देख रहे हैं y इज इक्वल टू 1, और यहां पर भी देख रहे हैं हम
-2y इज इक्वल टू -2। अब ये भी कट जाएगा दोनों, तो कितना आएगा 1 ही आएगा, मतलब y का फाइनल वैल्यू 1 है, x का फाइनल वैल्यू 1 है। अब ये दोनों वैल्यू को लेकर के इक्वेशन 3 में चलना है, तो इक्वेशन 3 में हम लोग जाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। f इज इक्वल टू आता है k m टू द पावर 1 a टू द पावर 1, मतलब f इज इक्वल टू k m a। और k का वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसलिए f का वैल्यू m a। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। क्लियर है? दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। नोट कर ले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन। हम लोग को क्या चाहिए? डिपेंडेंसी चाहिए। वो जो काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड करता है, ये अगर पता चल जाता है तो हम लोग फॉर्मूला एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, इक्वेशन 1। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर b, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 2 को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to m to the power a v to the power b, और काइनेटिक एनर्जी is equal to k m to the power a v to the power b, इक्वेशन 3 बोल दिए। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग निकाले डायमेंशन। तो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस काइनेटिक एनर्जी का हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन। सो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी का हो जाता है ml² t-2। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? ml² t-2 होता है ना काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी का नहीं समझ में आ रहा तो W वर्क डन, क्योंकि वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो W इक्वल टू क्या होता है? Fs। फोर्स का mlt टू द पावर -2 और s मतलब ml² टू द पावर -2। क्लियर है? इक्वेशन 4। अब यहां पे देखिए इस साइड का m टू द पावर a v टू द पावर b का डायमेंशन निकालिए। तो m दैट मींस मास टू द पावर a, ठीक है, और v दैट मींस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? l t टू द पावर -1 और होल टू द पावर b, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 और 5 को आइए इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 3 में जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है? k इंटू m टू द पावर a, ठीक है, l टू द पावर b हो जाएगा क्या? यस, l टू द पावर b, और t टू द पावर -b हो जाएगा क्या? t टू द पावर -b होगा। अब इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से a इक्वल टू 1 होगा और b इक्वल टू 2 होगा, और माइनस b इक्वल टू -2। देखिए माइनस b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू क्या होगा? माइनस, या माइनस, एक मिनट, माइनस b इक्वल टू ml, something is going to 1 minute। सो b का वैल्यू कितना आ गया? 2 आएगा। b का वैल्यू हम n से भी इक्वेट करेंगे तो 2 आएगा, और t से भी इक्वेट करेंगे तो 2 आएगा। अब इन तीनों वैल्यू को वापस से इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k m टू द पावर कितना? 1 एंड v टू द पावर 2। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी और k का वैल्यू होता है एक्सपेरिमेंटली 1/2
mv स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर ले जल्दी से। सो we have written velocity v of sound in a gas depends on the pressure p and density rho of the gas। कोई भी गैस है उसमें साउंड किस किस चीज पे डिपेंड करता है ये दिया हुआ है। तो साउंड जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है दैट इज v, गैस में डिपेंड करता है गैस का प्रेशर पे और उसका डेंसिटी पे। तो मैं उसको ऐसे शो कर सकता हूं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो क्या हो जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p इंटू रो एंड v इज इक्वल टू k p इंटू रो। ऐसा होगा। चलिए इक्वेशन 1 बोल दिए। अब आते हैं डायमेंशन की। तो v क्या है, वेलोसिटी है। v क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m0L(t-1) ऐसा होता है। अब आते हैं p और रो। p और रो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका डायमेंशन p मतलब होता है प्रेशर, p मतलब प्रेशर। तो p इक्वल टू पता है क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन m(L(t)⁻², बाय एरिया का क्या होता है L²। हो गया। और रो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है m और वॉल्यूम का क्या होता है L3। क्लियर है? हमने P प्रेशर इंटू रो, प्रेशर का लिखा फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, रो का लिखा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है? अब इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। तो L² है ना, एक L कट जाएगा, एक नीचे L बचेगा। चलिए तो L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 और t⁻⁻² ऑलरेडी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें m L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा -3। L क्या हो जाएगा -3। चलिए यहाँ पे एक चीज देना भूल गए थे, a b क्लियर है? अब यहाँ पर दे दीजिए a और दिस इज b, सो दिस इज a, दिस इज b। अब देखिए m यहाँ पर है m⁴ a और m⁴b, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ऐसा m⁴a+b बोल सकते हैं। m⁴ यहाँ a है और यहाँ पे m⁴b है, m⁴a+b। अब ध्यान दें L⁻⁻a है, L⁻⁻a और L⁻3b, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं L⁻⁻a-3b। यहाँ पे -a है और यहाँ पे -3b है, तो -3b बोल दिए। t⁻ क्या है, t⁻ है ओनली यहाँ पे t है, सो -2a है। अब इन दोनों को वैल्यू को इक्वेशन, अगर इसको बोल दे इक्वेशन 2 और इक्वेशन इसको बोल दे 3, इक्वेशन 2 और 3 को चलिए लेकर के इक्वेशन 1 में, तो हो जाएगा। ध्यान से देखें m⁴0 n⁴1 और t⁴ हो जाएगा -1। होगा यस, इज इक्वल टू k। अब यहाँ देखिए m⁴ हो जाएगा a+b, L⁴ हो जाएगा -a-3b। क्लियर है? एंड t⁴ हो जाएगा t⁻²a। अब इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी से यहाँ पे देखें कि a+b = 0 होगा ना, a+b = 0, सो a = -b। क्लियर है? अब देखिए यहां से इस टर्म को हम ले रहे हैं, t वाला टर्म को ले रहे हैं, तो t वाला टर्म को ले रहे हैं तो -2a = कितना -1 कैंसिल। सो a का वैल्यू क्या है, क्या 1/2। अब a का वैल्यू आ गया 1/2,
तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा -1/2। क्लियर है? बस दो ही चीज निकालना है, a और b निकालना है। तीसरा चीज भी आपको कर सकते हैं बट उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यू को लेकर के आते हैं बाई 1 से, तो v इज इक्वल टू k ab k p टू द पावर a दैट मीन्स हाफ और रो टू द पावर -12। v इज इक्वल टू k p बाई रो और होल टू द पावर ऐसा। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग किसी भी फॉर्मूला को डेराइव कर सकते हैं। मैं इतना क्वेश्चन सोल्व किया यहाँ पे, आप उसको लिखिए, आप उसको खुद से प्रैक्टिस करिए, तब समझ में आएगा डेफिनेटली। तो देखो क्या है कि क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग को फॉर्मूला निकाला वो किस किस टर्म पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये चीज दिया हुआ है, पता है, तो हम लोग इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे पास है, एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan। एक यहाँ से भी क्वेश्चन है, देखेंगे। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan xt। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan xt। अब यहां से ध्यान देखिए, tan xt मतलब क्या हो, थीटा है। थीटा मतलब क्या होता है, एंगल होता है, और एंगल जो होता है डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। बोला कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ x का डायमेंशन निकालना है। चलिए, तो ये जो टर्म है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो टर्म है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब यहां से हम लोग देखें डायमेंशन ऑफ निकालना है x, डायमेंशन ऑफ x निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ x निकालना है तो x इंटू टी इज इक्वल टू, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, थीटा है, तो x इज इक्वल टू m0 l0 t0 कर दिया मैंने डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब यहाँ देखिए t क्या है, t टाइम है, तो t टाइम है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू इसका डायमेंशन t हो जाएगा, इज इक्वल टू m0 l0 t टू द पावर 0। अब ध्यान दें ये t है, राइट साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यहां से x इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 और t टू द पावर आ जाएगा -1। t टू द पावर क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग देख सकते हैं, आपको निकालना है। आप इसको नोट कर ले सबसे पहले, ओके। तो यहां से ये चीज क्लियर है कि जो tan थीटा है तो थीटा का डायमेंशन नहीं होता है, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसके बदले में मैंने लिख दिया डायमेंशनलेस, मतलब mlt के टर्म्स में m0 l0 t0। यहाँ से t टाइम दिया हुआ था, t टाइम है तो t का होता है t को मैंने राइट साइड में डिवाइड में किया, तो यहाँ पे 0 है, ये नीचे जब पावर 1 हो गया, ऊपर गया तो -1 हो गया। नोट कर ले। Some more questions just I am writing here. कि एक क्वेश्चन है, find the dimension of x, find the dimension of x where r is the radius। बस सिर्फ इतना दिया है, मतलब कि p का वैल्यू पता नहीं, a का वैल्यू गॉड नोज, हम नहीं जानते हैं, लेकिन r पता है, रेडियस है। तो एक चीज मैं बता दूं कि कभी आपने ऐसा देखा क्या कि a टू द पावर -2 kg, ऐसा कभी देखा क्या? पावर्स कभी यूनिट में नहीं होते, मतलब पावर
नहीं होता है, तो पावर इज डायमेंशनलेस। पावर क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। तो हम लोग को निकालना है x का डायमेंशन, मतलब r स्क्वायर x में अगर हम बात करें तो ये क्या है? डायमेंशनलेस है, m0 n0 t0 है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए r क्या है? r रेडियस है, तो रेडियस है तो रेडियस का डायमेंशन l होता है, तो l स्क्वायर, दैट मींस इसका डायमेंशन क्या हो गया? l स्क्वायर। x इज इक्वल टू m0 n0 t0। पावर्स का डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए मैंने पावर का डायमेंशन 0 लिखा। ओके, अब यहां से देखें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगी? l है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब m0 n0 t l टू द पावर माइनस 2 t0। तो ये x का डायमेंशन हम लोग निकालेंगे इस तरह से। एक और क्वेश्चन है, चलिए आपके लिए है, म्यू इज इक्वल टू a प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर। म्यू, यहाँ पे म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस होगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लैम्डा जो है दैट इज वेव लेंथ। तो आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ ये निकालना है, डायमेंशन ऑफ बी निकालना है। ठीक है, तो ये यूनिट लेस है m0 n0 t0। ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस होगा, दिस इक्वल टू दिस होगा। बताया था मैंने इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते, वेरीफाई करते डायमेंशनली। तो डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, तो ए का डायमेंशन पता चलेगा। डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, तो यहां से लैम्डा का डायमेंशन पता है ना, तो बी का डायमेंशन पता चल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं बोल दूं, E इक्वल टू mc स्क्वायर, E इक्वल टू mc स्क्वायर। अब आप इसको चेक करिए कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। E क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी की वैल्यू तुरंत मैं बताया, वर्क डन लिखिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहां से डायमेंशन इसका पता चल जाएगा। मास का डायमेंशन पता है, c स्पीड ऑफ लाइट है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हो सकते हैं। तो आप इस तरह से P इज इक्वल टू 4t बाई r, P इज इक्वल टू 4t बाई r। ठीक है, T क्या है? T यहाँ पे टाइम है, R रेडियस है, T प्रेशर है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं डायमेंशनली। तो इतना सारा अगर क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि डायमेंशनली क्वेश्चन, जितना भी डायमेंशन एनालिसिस में अलग अलग बुक्स में दिए गए क्वेश्चन है, आप उसको क्विकली सोल्व कर पाएंगे। तो हम समझते हैं कि आप पढ़ेंगे, सॉल्व क्वेश्चन करेंगे और वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखें, सारे चीज को कॉपी में नोट करना है। 11th है, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर इज लेबर ईयर। तो पढ़ाई करें, बने रहें वीडियो के साथ। आगे सीरीज में मैं सिग्निफिकेंस बात करने जा रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।